नमस्कार। आप देख रहे हैं जनचौक और मैं हूं ऋतिक। आज हम बात करेंगे कि कैसे देश के चुनाव बीजेपी के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। देश के 6 राज्यों में हुए 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने साफ संकेत दे दिया है कि देश में हवा का रुख तेजी से बदल रहा है। गौरतलब है कि ये चुनाव देश के बिल्कुल अलग इलाकों में हुए हैं, जिनसे एक राष्ट्रीय ट्रेंड का संकेत मिलता है। जाहिर है, लोकसभा और 5 महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आए इन नतीजों के गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा की 2 सीटों के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में भी भाजपा सहानुभूति लहर के बावजूद 2000 की छोटी मार्जिन से बमुश्किल से जीत पाई है और बाकी सब जगह उसे हार का मुंह देखना पड़ा। अपने शासन वाले इन 2 छोटे राज्यों त्रिपुरा और उत्तराखंड की अपनी ही सीटों को रिटेन करने में भाजपा भले कामयाब रही, पर पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और सबसे जरूरी अपने प्रदेश मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने वाली बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। यह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उसके लिए बड़े खतरे की घंटी है। कर्नाटक चुनाव से बनी इस धारणा को केरल के नतीजों ने साफ कर दिया है कि दक्षिण भारत से भाजपा का पूरी तरह सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज ओमन चांडी की मृत्यु से खाली हुई केरल की सीट पर उनके बेटे चांडी ओमन ने सीपीएम प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। बहरहाल वहां असली खबर यह है कि ईसाई बहुल सीट पर अपने आउटरीच प्रोग्राम और भारी कोशिशों के बावजूद भाजपा का 2011 के बाद यह सबसे खराब परफॉर्मेंस है। उसे मात्र 6558 वोट मिला है, जो 2021 के 11694 से भी आधा है। बताया जा रहा है कि इसमें एक तत्कालिक फैक्टर मणिपुर में कुकी ईसाई समुदाय का बर्बर दमन भी बना है, जहां भाजपा सरकार की संलिप्तता से हत्या, बलात्कार के साथ ही सैकड़ों चर्च जलाने की घटनाएं शामिल हैं। बहरहाल मूल संदेश यही है कि दक्षिण की जनता ने संघ भाजपा की नफरती, विभाजनकारी, हिंदू हिंदी हिंदुत्व हिंदुस्तान की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है और दक्षिण 2024 के लिए इंडिया गठबंधन का मेद दुर्ग बनता जा रहा है। झारखंड की डुमरी सीट पर पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने भाजपा समर्थित आरजू प्रत्याशी यशोदा देवी को 17,000 मतों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। यह जीत बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड में भाजपा पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं प्रभावशाली आदिवासी नेताओं बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को एक साथ लाकर ताल ठोकती रही है और एजेंसियों की मदद से हेमंत सोरेन सरकार को गिराने तथा अपनी सरकार बनाने की कवायद में रहती है। बहरहाल अब तक की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हुई है और वहां गठबंधन की सरकार बदसूर कायम है। दरअसल यह जीत इंडिया गठबंधन की जीत है, जहां कांग्रेस और भाकपा माले समेत तमाम दलों ने जीत के लिए जीतोड़ कोशिश की थी और जोरदार प्रचार अभियान चलाया था। गिडी कोडरमा क्षेत्र भाकपा माले के आंदोलन का लंबे समय से गढ़ रहा है। यहाँ की बगोदर सीट पर भाकपा माले के चर्चित जननेता महेंद्र सिंह कई बार विधायक रहे थे और अब उनके पुत्र विनोद सिंह वहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं। झारखंड में यह जीत संकेत है कि लोकसभा चुनाव में जहां गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, राजद, जदयू माले व अन्य वाम दलों के साथ ही नई भूमिका में शामिल है, इसके बाद अब भाजपा की राह और मुश्किल होती जा रही है। मजबूत गढ़ माने जाने वाली बंगाल की धुपगुड़ी सीट पर भाजपा जिस तरह अपनी पुरानी जीती हुई सीट हार गई है, उसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। उससे फिर इसी निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि विधानसभा चुनाव से भाजपा के जिस खतेड़ा होबे की शुरुआत हुई थी, वह प्रक्रिया अंजाम तक पहुंचने वाली है और 2024 में भाजपा पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पराजय की ओर बढ़ रही है। यहां भाजपा ने चुनाव को भावनात्मक रंग देने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवान की पत्नी को टिकट दिया था, लेकिन बंगाल में पिछले दिनों की अपनी दूसरी पराजयों की श्रृंखला में भाजपा इस उपचुनाव में अपनी सीट नहीं बचा सकी, जबकि इंडिया गठबंधन के दल अभी एक साथ मिलकर लड़े भी नहीं थे, बल्कि आमने सामने खड़े थे। 2024 में जब वे एक कॉमन टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ेंगे तो घातक परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। बंगाल में जहां भाजपा को 2019 में 18 सीटें मिल गई थी, वहां सीटों में बड़ी गिरावट उसके लिए 2024 में भारी मुसीबत का सबब बन सकती है। बहरहाल भाजपा की नज़र से सबसे विध्वंसक नतीजा देश में उसके सबसे मजबूत गढ़ यूपी से आया है। देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी, जहां पहले ही भाजपा गठबंधन की 80 में से 64 सीटें हैं,
वह इकलौता राज्य है जहां मोदी योगी के संयुक्त करिश्मे के बल पर भाजपा सीटों के घटने की बजाय बढ़ने की चर्चा होती है। गोदी मीडिया में उनके समर्थक, विश्लेषक और चुनावी सर्वे इस बार भाजपा की सीटें बढ़कर 2014 की 73 सीटों या उसके ऊपर पहुंचने की भविष्यवाणी करते हैं। पिछले दिनों अमित शाह ने अति पिछड़े समुदाय के प्रभावशाली नेताओं ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान को, जो विधानसभा चुनाव के समय विपक्ष के साथ चले गए थे, उन्हें दोबारा अपने साथ जोड़कर एनडीए की बैठक में शामिल कराकर एक तरह से इन भविष्यवाणियों पर मोहर लगा दी थी। बहरहाल इन अति पिछड़े नेताओं के गढ़ पूर्वांचल की घोसी सीट पर, जहां स्वयं दारा चौहान अपनी ही खाली की हुई सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और ओम प्रकाश राजभर ने उनके सारथी के बतौर जिसे अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया था, वहां भाजपा को 43,000 से अधिक मार्जिन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आपको याद दिला दें कि यही वह पूर्वांचल है जो स्वयं योगी आदित्यनाथ की क्रमभूमि और उनकी ताकत का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। जाहिर है इस चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सरकार के दर्जनों मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, उनके सभी सहयोगी दलों के नेता, राज्य के तमाम इलाकों से संघ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां कैंप किए रहे। स्वयं योगी ने रैली की, सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया। यहां तक कि चुनाव के दिन विपक्ष के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को, विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में डराने, धमकाने और मतदान से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन बावजूद इसके प्रबल जनभावना और एकजुट विपक्ष के प्रतिरोध के आगे यह सारी कवायद धरी रह गई और भाजपा बड़े अंतर से यह चुनाव हार गई। भाजपा के लिए यह सचमुच बड़े खतरे की घंटी है और उसके नेताओं की नींद उड़ा देने के लिए पर्याप्त है कि जिस सवर्ण समुदाय को वह अपना कोर वोटर मानती है, उसमें विपक्ष ने भारी सेंधमारी कर दी और जो अति पिछड़े समुदाय 2014-17 से आज तक यूपी में उनके अभूतपूर्व आभार के सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए थे, उनके बीच विभाजन पैदा कर उनके एक हिस्से को जीतने में विपक्ष कामयाब रहा। बसपा चुनाव मैदान में नहीं थी और अंतिम क्षणों में बसपा सुप्रीमो ने नोटा बटन दबाने या मतदान से अलग रहने की अपील की। बहरहाल नतीजों से साफ है कि अधिसंख्यक दलित समुदाय के मतदाताओं ने नोटा दबाने, घर बैठ जाने अथवा भाजपा के लिए मतदान करने की बजाय विपक्षी उम्मीदवार को पसंद किया। पहचान की राजनीति करने वाले अवसरवादी नेताओं की साख खत्म हो चुकी है। चुनाव नतीजों से यह भी संकेत मिलता है कि जनता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सीमाओं और पाखंड को समझने लगी है और जनता पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है। योगी सरकार घोसी को रामपुर के नए मॉडल के रास्ते पर ले जाने, उसी तर्ज पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर मुसलमानों को मतदान से रोकने में सफल नहीं हो पाई। यह मुस्लिम आवाम के प्रतिरोध, विपक्ष के जुझारू तेवर और बदले सामाजिक संतुलन के कारण संभव हुआ। कोशिशों के बावजूद चुनाव में कोई सांप्रदायिक पहलू उभार कर भाजपा मुसलमानों को अलग थलग नहीं कर पाई। ये चुनावी नतीजे बसपा सुप्रीमो तथा अति पिछड़े समुदाय के नेताओं को एक बार फिर 2024 की अपने रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण आकार ले सकता है। यूपी में नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे की सक्रियता बढ़ती है तो इस प्रक्रिया को बल मिल सकता है। सटीक रणनीति तथा विपक्ष घोसी मॉडल को लोकसभा चुनाव में प्रदेश के अन्य इलाकों में रेप्लिकेट कर सका तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है और यूपी का उसका भेद लगने वाला किला दरक सकता है। यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली से मोदी जी की विदाई तय हो जाएगी। घोसी तथा अन्य चुनाव नतीजों का संदेश बिल्कुल साफ है। मोदी योगी हिंदुत्व का तिलिस्म टूट रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली से पैदा जिंदगी के असल सवाल भारी पड़ रहे हैं। जनता के अंदर गहरी बेचैनी है। जमीन पर भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त साइलेंट आक्रोश खदबदा रहा है। सटीक रणनीति द्वारा एकताबद्ध विपक्ष ने उसे राजनीतिक स्वर दिया तो वह आने वाले दिनों में सुनामी का रूप ले सकता है, जो मोदी शाह की अपराजय लगने वाली सत्ता को बहा कर ले जाएगा। शायद मोदी शाह को इसका पूर्वाभास भी है, तभी एक राष्ट्र एक चुनाव की कवायद के माध्यम से संविधान से छेड़छाड़, चुनाव टालकर अपने मनोनुकूल समय पर करवाने जैसी आशंकाएं गहराती जा रही है। बहरहाल भाजपा शायद इससे भलीभांति परिचित नहीं कि सत्ता से हटाने का मन बनाती जा रही जनता ऐसे किसी अधिनायकवादी दुस्साहस को अब स्वीकार नहीं करेगी। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।